कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में परिवार सहित कुशल पूर्वक से और अपने माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों के सहयोग से अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं की पूरक पुस्तक वितान के पाठ 2 जूझ, जिसके लेखक आनंद यादव जी हैं। इससे पूर्व हम पाठ 1 मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर वेडिंग पाठ पढ़ वो समझ चुके हैं। चलते हैं जूझ पाठ की ओर। जिस प्रकार से जूझ शब्द का अर्थ ही संघर्ष एवं जूझना से जुड़ा है, इसी शब्द का आशय लेते हुए हम लेखक के इस आत्मकथात्मक उपन्यास के आधार पर उसके जीवन या यूँ कहें तो उसके बाल जीवन के संघर्ष एवं रुचि को यहाँ पर इस पाठ में प्रदर्शित किया है। इस पाठ में लेखक आनंद यादव जी ने अपने बाल जीवन एवं पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि, पिता के व्यवहार, माता के सहयोग, दत्ताजी राव के सहयोग, कक्षा मित्र वसंत पाटिल की अभिप्रेरणा एवं मराठी शिक्षक सौंदल गेकर की सहानुभूति एवं अभिप्रेरणा का यहाँ पर लेखक आनंद यादव जी ने अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित किया है, जिससे उनका जीवन एक साधारण किसान परिवार की गंवाई गांव के जीवन जीने वाले किशोर से एक शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाला एवं कविता करने में रुचि रखने वाले बालक के रूप में प्रतिष्ठापित हुई। सर्वप्रथम लेखक परिचय की ओर। लेखक आनंद यादव जी का जन्म सन 1935 कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम आनंद रतन यादव। इन्होंने मराठी व संस्कृत साहित्य में स्नातक, स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में लंबे समय तक कार्यरत रहे। अनेक कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध लिखकर इन्होंने साहित्य के श्रेष्ठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर अपनी लेखन प्रतिभा को सम्मान प्रदान कराया। यहाँ प्रस्तुत आत्मकथात्मक अंश उनके जूझ उपन्यास से लिया गया है, जिसमें लेखक ने अपने किशोर मन, अपनी रुचि, अपनी अभिप्रेरणा, माता के सहयोग, पिता के भय को प्रदर्शित कर अपने गंवई गांव के सीधे साधे जीवन
के बारे में प्रकाश डाला है। हम यहाँ कुछ बिंदुओं को लेकर के इस पाठ के सारांश को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आसानी से इस पाठ की विषय वस्तु सभी विद्यार्थियों की समझ में आ जाए और इस पाठ के उद्देश्य एवं पूर्ण विषय वस्तु को वे भली भांति समझ सकें। सारे विद्यार्थी इन बिंदुओं के आधार पर इस पाठ की विषय वस्तु को भली भांति समझ सकते हैं। सर्वप्रथम लेखक की रुचि व पिता का डर। लेखक की रुचि पढ़ाई लिखाई में बहुत थी, लेकिन उसके पिता अर्थात दादा, क्योंकि महाराष्ट्र में पिता को दादा कहा जाता है, दादा उसे पढ़ने से रोका करते थे और लेखक की रुचि होने के कारण भी वह अपने पिता से बार बार इस बात के लिए कहने से डरता था, क्योंकि उसके पिता बार बार उसे यह कहा करते थे कि तुझे खेती करनी है, खेती का काम तू किया कर। इस कारण से वह बार बार अपने पिता से अपनी पढ़ाई के संबंध बात नहीं कर पाता था। लेखक व लेखक की माँ। लेखक हमेशा अपनी माँ से अपनी पढ़ाई की बात कहता था और अपनी रुचि को प्रदर्शित करता था। उसकी माँ भी यह भली भांति जानती थी कि उसके बेटे को पढ़ाई में विशेष रुचि है और वह भी चाहती थी कि उसका बेटा इस खेती बाड़ी के काम को छोड़ करके अपनी पढ़ाई में मन लगा करके ध्यान दे और पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने। इसी रुचि एवं लेखक की भावना को देखकर लेखक और माँ एक योजना बनाते हैं और वे दत्ताजी राव, जो गांव के श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जिनको उनके पिता सम्मान देते थे, क्योंकि कहीं न कहीं कभी न कभी उनके पिता उन्हीं के आदेश से उनकी खेती किया करते थे। इस बात का सहारा लेते हुए लेखक अपनी माँ से कहकर दत्ताजी राव के पास जाते हैं। माँ और बेटे दोनों दत्ताजी राव से जाते हैं और उसके पढ़ने लिखने की बात कहते हैं। माँ कहती है कि यह पढ़ना चाहता है, लेकिन इसके पिता इसको पढ़ने नहीं देना चाहते। दत्ताजी राव का सहयोग, दत्ताजी राव को जब यह बात पता चलती है और माँ के यह कहने पर कि यह मत बताना कि हम लोग आपके पास आए थे, इस बात को दत्ताजी राव अपने तक ही सीमित रखते हैं और लेखक और उसकी माँ से कहते हैं कि किसी प्रकार से तुम दादा अर्थात पिता को मेरे पास भेजना। और वे लेखक से यह भी कहते हैं कि कुछ समय बाद तू भी उनके पीछे से आ जाना, ताकि मैं उनके सामने तेरे स्कूल जाने की बात और पढ़ाई की बात स्पष्ट कर सकूं। यही होता है कि जब लेखक घर आता है तो अपने पिता से कहता है कि तुम्हें दत्ताजी राव ने बुलाया है, और पिता जब दत्ताजी राव के पास जाते हैं तो थोड़ी देर बाद माँ लेखक को भेजती है कि जाओ पिता से कहना कि खाना खा लें। और जैसे ही वह दत्ताजी राव के समक्ष जाता है, पिता भी दत्ताजी राव के सामने बैठे हैं और लेखक भी जैसे ही दत्ताजी राव के सामने पहुंचता है तो दत्ताजी राव उससे प्रश्न पूछते हैं, क्या तू पढ़ता है? तो वो बताता है कि मैं 5वीं में था, लेकिन दादा के कहने से, दादा अर्थात पिता के कहने से मैंने वह पढ़ाई छोड़ दी है। दत्ताजी राव उससे पूछते हैं, क्या तुझे पढ़ाई में रुचि है, क्या तू पढ़ना चाहता है? और उसका जवाब हाँ होता है और वे उसके पिता से पूछते हैं कि आप इसको क्यों नहीं भेजते? तो पिता दादा की दलील व स्कूल का मन, दादा व दत्ताजी राव की बात होती है आपस में। तो दत्ताजी राव से दादा कहता है कि यह पढ़ता लिखता नहीं, खेलता रहता है, सारे दिन सिनेमा देखने जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती हैं जिससे
वो चाहता है कि यह विद्यालय ना जा सके, लेकिन दत्ताजी राव जब बतलाते हैं कि उसकी रुचि है, वो सारा काम करेगा, खेती का भी काम करेगा, तुम उसको पढ़ाई करने के लिए भेज दो, तो उसके दादा जो है वो तैयार हो जाते हैं और इस शर्त पर कि मैं स्कूल का भी काम करूँगा और घर का भी सारा काम करूँगा। तो लेखक स्कूल जाने की लेखक को स्वीकृति मिल जाती है और वो स्कूल चले जाता है। दादा की दलील वो स्कूल गमन, दादा की यही दलील होती कि पूरा काम तुमको करना पड़ेगा और तुम फिर स्कूल जा सकते हो। तो वह इस बात पर तैयार होकर स्कूल चले जाता है। पाठशाला मित्र वसंत पाटिल, जब लेखक पाठशाला में पहुंचता है तो अनेक, वो उम्र में बड़ा होता है, सीधा साधा होता है, तो अन्य बच्चे जो है उसकी मजाक उड़ाते हैं। कई बार उसका गमछा जो है शिक्षक की मेज पर रख देते हैं, इस प्रकार से उसको परेशान किया करते हैं। लेकिन उसमें एक मित्र होता है वसंत पाटिल, उसी कक्षा में एक बालक होता है वसंत पाटिल जो काफ़ी मेधावी बालक होता है। उसको देख करके लेखक भी उससे अभिप्रेरित होता है और उसी की तरह बनकर पढ़ने का प्रयास करने लगता है। वो वसंत पाटिल की तरह ही होशियार बन जाता है। जिस प्रकार से अध्यापक वसंत पाटिल के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों की काफ़ी मूल्यांकन के लिए वसंत पाटिल को दिया करते थे, धीरे धीरे अब क्या है, लेखक भी पढ़ने में रुचि लगाने लगा, वह भी होशियार हो गया। तो अध्यापक अब वसंत पाटिल को भी क्या, वसंत पाटिल के समान ही लेखक को भी अन्य बच्चों की काफ़ी निरीक्षण के लिए देने लगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वसंत पाटिल के सहयोग के साथ साथ होने से लेखक भी क्या, पढ़ने में होशियार हो गए। और आपने देखा होगा साथ का असर हमेशा बहुत अच्छा होता है। यदि आप किसी अच्छे बच्चे के साथ हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसको देखते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, तो आप भी उस जैसा बन जाते हैं और उसको ऐसा प्रयास आपको करना भी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर प्रेरणा स्रोत अध्यापक सौंदलगेकर, तो वही पाठशाला में दूसरे अभिप्रेरक अध्यापक सौंदलगेकर जी होते हैं, जिनसे लेखक काफ़ी प्रभावित होता है। तो सौंदलगेकर एक आदर्श शिक्षक के रूप में उसके सामने आते हैं, वे विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं। मराठी और अंग्रेजी शिक्षक हैं, कविता पढ़ाते हैं, उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान है कविताओं का, कविता करते हैं, सुर लय ताल गति यति आरोह अवरोह के साथ जब भी कविता करते हैं तो लेखक भाव विभोर हो जाता है और पढ़ते पढ़ते वो इतना रम जाता है तो कि उसे कविताओं में आनंद आने लगता है और वह इसी रुचि, अभिप्रेरणा, सहयोग से स्वयं भी कविता लिख करके सौंदलगेकर जी को दिखलाता रहता है। यदा कदा रात्रि में भी वह आ करके सौंदलगेकर जी को अपनी कविता दिखाता है और सौंदलगेकर भी उसे हर समय प्रोत्साहित करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि लेखक जब खेतों में काम करता है तब भी वो कविता गुनगुना। कंकड़ से बड़े बड़े पत्थरों पर कविताएं लिखना, पत्थर नहीं हो तो भैंस, गाय, ढोर, डंगर चराने जाते समय वो भैंस की पीठ पर लकड़ी से कुरेद कर भी कविताओं की पंक्ति लिख देता था। इतने उसको रुचि पढ़ने में आ गई थी, कविता करने में आ गई थी और लेखक की रुचि वो काव्य प्रतिभा का जन्म। पर इस प्रकार से आपने देखा कि सौंदलगेकर जी की अभिप्रेरणा से लेखक कविता लिखने के लिए प्रवृत्त हो गया। कंकड़ से पत्थरों पर कविता लिखना, भैंस की पीठ पर कविता लिखना, आपने इस चित्र में देखेंगे भी, इस पाठ के सब चित्र में आप दिखाई देगा कि किस प्रकार से लेखक कविताएं भैंस की पीठ में लिख रहा है। तो इस प्रकार से अभाव में भी उसने कविता को अपनी काव्य प्रतिभा का आधार बनाया और धीरे धीरे वह एक साधारण से लेखक बन गया। तो यहाँ तक का सफ़र था इस आत्म कथात्मक उपन्यास जूझ में, जिसका एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत है और यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए, हम अध्यापकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत
उपन्यास अंश है। हमें इस उपन्यास अंश को देखकर अपने योग्य सीखें लेनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस कहानी, उपन्यास, आत्म कथात्मक उपन्यास अंश की पाठ्यवस्तु, विषय वस्तु, उद्देश्य को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इसमें से ग्रहण योग्य तत्व अपने लिए लेने का प्रयास करेंगे। इसी आशा से चलते हैं पाठ वाचन की ओर। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं, डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। आपने देखा कि लेखक की पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, इतनी रुचि थी, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह बात कहने में बहुत डर लगता था, क्योंकि पता था कि दादा पिटाई लगा देंगे। मैं पढ़ने जाऊंगा, हड्डी पसली एक कर देगा, अर्थात बहुत पिटाई लगाएंगे। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे, और मेरा यही प्रयास रहता। लेखक कह रहे हैं कि कोई मेरे पिता को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, और मुझे यह बात पक्का पता थी कि खेत में काम करते रहूँगा तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। जो पिता के जो बाबा दादा के जो दादा मतलब दादाजी के समय था, वह दादा पिता, बाबा माने दादाजी और दादा माने पिता, पिता के समय नहीं था रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है, यानी कि धीरे धीरे हम खेती से क्या है गरीबी की ओर आ रहे हैं। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोवा आना की तरह कुछ गंदा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते, और कह रहे हैं मेरे अंदर यही विचार चलते रहते कि मैं पढ़ूंगा तो कुछ पैसा आएगा। विठोवा आना एक व्यक्ति हैं जो वहाँ के गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो मैं भी उनकी तरह पढ़ लिख कर कोई व्यवसाय कर सकता हूँ। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने को कोलू चलाना होता, और दिवाली के समाप्त होते ही क्या है ईख माने गन्ने से क्या है कोलू चलाना होता, जहाँ पर गन्ना बनता है। गन्ना जो रस निकाला जाता है, फिर उसको उससे गुड़ बनाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि दिवाली बीत जाने के बाद महीना भर खेत में ईख पेरने का कोलू चलाना होता। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है, और जल्दी हमने अगर कोलू चला दिया तो ईख की अच्छी कीमत मिल जाती है। जहाँ गुड़ शुरुआत में चलता है तो समझ के रेट ज़्यादा होते हैं। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी, और वास्तव में दादा का ऐसा करना, पिता का ऐसा करना, जल्दी कोलू चलाना अच्छा था। जब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती, और जब सब लोग चला लेते थे तो फिर तो जो है बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते, और ऐसे में क्या होते थे भाव नीचे आ जाते थे। लेकिन उसके पिता पहले ही कोलू चला लेते थे, अच्छा भाव लेते थे। उस समय नंबर 1 का गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। और स्थिति यह थी कि जब सब जगह कोलू चलने लगते तो अपने हाथ से जो बनाए हुए जो गुड़ था वो नंबर 3 का लेखक ने कहा है, नंबर 1 नंबर 2 का, यानी कि श्रेष्ठ गुड़ मार्केट में जब आ जाता था तो इस प्रकार के गुड़ को कोई नहीं पूछता था, जबकि शुरुआत में इस गुड़ की ही ज़्यादा पूछ होती थी। अब जब चीज़ नहीं मिलती है तो जो चीज़ मिलती है उसी की कीमत हो जाती है, और जब चीज़ मिलने लगती है तो लोग क्या है श्रेष्ठता को देखते हैं। तो यही था उनका मत था कि यदि ईख को कुछ और दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। कहा कि यदि गुड़ तो ज़्यादा निकलेगा, लेकिन देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। और गुड़ तो ज़्यादा निकलता है लेकिन उसमें भाव कम होता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उसमें भाव नहीं मिलता था। शुरुआत में भाव ज़्यादा मिलता था, इसलिए सारे गाँव भर में हमारा कोलू सबसे पहले शुरू होता था। इस कारण से हमारा कोलू सबसे पहले शुरुआत होती थी। आपने देखा होगा, देखो ये बच्चा यहाँ पर एक भैंस की पीठ में लिख रहा है, तो ये चित्र में दिया गया है। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ, हम उससे जल्दी निपट गए, और हमने लगाया और जल्दी हम निपट गए, आगे के काम में लग गए और आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, माँ धूप में कंडे थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भर भर
कर उसे दे रहा था। और सभी जन, हम एक बार की बात है, सब लोग थे धूप में लेटे हुए थे, और माँ जो है धूप में कंडे थाप रही थी। आपने देखा होगा जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ जो गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, उससे कंडे थापे जाते हैं। फिर उन कंडे ईंधन बनाया जाता है, आग बनाई जाती है, उससे खाना बनाया जाता है। बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा, बातचीत करने लग रहे थे। यह सोचकर कि माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी, और देखा कि माँ और हम दोनों ही थे। तुरंत मैंने बात माँ से छेड़ दी कि पढ़ने की। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। माँ ने कहा, तेरे पिता नहीं मानते तो बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। मैंने कहा कि तुझे मालूम है तेरे पिता से यदि बात करती हूँ तो वो सुअर की तरह गुर्राते हैं। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था, और जंगली सुअर जिस प्रकार से आक्रामक होता है उसी प्रकार से पिता भी जो है आक्रामक हो जाते थे। अब मल्ला खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। उन्होंने कहा, लेखक ने कहा, माँ मेरे खेत के जितने काम थे सब मैंने निपटा दिया, अब खेत में कोई काम शेष नहीं है। इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। तो दत्ताजी राव से पढ़ने के बारे में कहा, आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, और तू और हम उनके यहाँ चलेंगे। मैं चलूँगा तेरे साथ। उन्होंने कहा, तेरे साथ मैं चलूँगा, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। यदि तू उनको सब बताएगी तो वे उनको पिता को समझा देंगे। ठीक है चलेंगे। माँ ने कहा, ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। कहीं ना कहीं डर था, पिता को यह बात पता चलेगी तो वह नाराज़ होंगे। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, और मुझे मालूम था कि माँ करेगी तो सही, लेकिन पिता फिर भी नहीं भेजेगा। लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। उसको लगा कि चलो बच्चे ने कहा है, चलो एक बार इसका मन रख देती हूँ। लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वो समझती थी, वो जानती थी कि मैं किस प्रकार से तड़पता हूँ। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी। वो चाहती थी कि 7वीं तक मैं किसी तरह से पढ़ लूँ, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था, लेकिन पिता के आगे उनकी एक भी नहीं चलती थी। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए, और रात को मैं और माँ दत्ताजी राव के वहाँ गए। तो माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया, और माँ ने उनके घर में सब बताया कि यह पढ़ना चाहता है, लेकिन पिता नहीं भेजते। वे भी इस बात से सहमत हो गए। उन्होंने कहा, बिल्कुल, यदि पढ़ाई में इच्छा है, पढ़ाई में रुचि है तो तुमको स्कूल जाना चाहिए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। उन्होंने बताया कि वह क्या है, निठल्ले घूमते रहते हैं, खेती के काम में हाथ नहीं लगाते, यही पूरी खेती करता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता है, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। और उसने स्वयं लेखक ने भी दत्ताजी राव को बताया कि लेखक के पिता चाहते हैं कि उनको आराम से घूमना मिल जाए, आवारागर्दी मिल जाए, इसलिए मुझे वो खेत में जोते रहते हैं। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। और जब दत्ताजी राव को यह बात पता चली तो गांव के श्रेष्ठ व्यक्ति थे, बुजुर्गी व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है आने दे, मैं खबर लेता हूँ, उसकी बताऊँगा। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, और मैंने जब से उठने को हम घर जाने को हुए तो मैंने दत्ताजी राव से कहा जनवरी का महीना है, और क्या है मार्च में परीक्षाएं हो जाती हैं, उसके बाद नई कक्षाएं चल जाती हैं, और मुझे यदि इसी बार दाखिला मिल जाए तो मैं 2 महीने में ही 5वीं का कोर्स पूरा कर लूँगा, ताकि मेरा यह साल बर्बाद ना हो। इस प्रकार से उसकी पढ़ाई में रुचि थी। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी, और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह उन्होंने विश्वास दिलाया। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया। उन्होंने कहा, अब इस समय खेती में कोई काम नहीं है, मेरा पहले भी 1 वर्ष बेकार चला गया है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना। उन्होंने कहा, तुम जाओ, जैसे ही वो आ जाएगा तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद तू भी आ जाना, रेस हो रहा।
उससे कहा लेखक से कि तू भी आ जाना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना। उनसे यह भी कहा दत्ताजी राव से, यह मत बताना कि हम लोग यहाँ आए थे, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि माँ साग भाजी बेचती होगी माँ, कि वो देने आई थी इसलिए जो है यहाँ पर आई थी वो। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। उन्होंने कहा कि मैं उसके सामने ही कुछ प्रश्न पूछूंगा तुझसे, तो निडरता से उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, और 1 घंटे बाद जब रात बीत गई 1 घंटे बाद दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। उन्होंने कहा कि तुमको याद कर रहे थे, ज़रा एक बार जो है उनसे मिल लिया। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। दादा ने पूछा कुछ काम था? मुझे तो कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं बताया, मुझे तो नहीं बताया। तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक। उन्होंने कहा कि मैं हो आता हूँ, तू रोटियां सेक। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। गणपा लेखक। उन्होंने कहा जैसे ही वो आएगा तो तू खेत पर भेज देना उसे। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी, और देसाई दत्ताजी राव का बुलाया जाना उनके लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने माने भोजन के लिए बुलाया, और तुरंत माँ ने भी उसको भेज दिया आधे घंटे के बाद। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, और मैं जैसे ही पहुंचा तो दत्ताजी राव भी मेरी राह देख रहे थे कि बच्चा आए और मैं इससे कुछ पूछूं। क्यों आया रे छोरे? दत्ताजी राव ने जानबूझकर एक प्रश्न किया, तू क्यों आया यहाँ? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। मैं कहा कि मैं दादा को बुलाने आया हूँ, पिता को बुलाने आया हूँ, हमने अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वो मेरे पास। और उन्होंने कहा कि बैठ जा तू भी, अभी अभी तो तेरा पिता आया है, बैठ जा तू भी। जी मैं बैठ गया, और जी कहता हुआ मैं उनके सामने बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? और उन्होंने दत्ताजी राव ने मुझसे पूछा, तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता। और मैंने उनसे कहा कि मैं 5वीं में था लेकिन अब नहीं जाता। क्यों रे? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाता? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं। और मैंने कहा कि दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। क्यों रत्नाप्पा? रत्नाप्पा उसके पिता का नाम था। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है? हाँ जी। उन्होंने कहा हाँ। फिर तू क्या करता है? सरकार ने से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। उन्होंने पूछा, दादा से पूछा कि तू क्या करता है सारे दिन? इस बच्चे को स्कूल नहीं भेजता। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया और पिता पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई, यानी कि खूब अच्छी तरह से खबर ली, समझाया। देसाई के मला खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम मेरे काम खेत में काम करते तब तो काम में मन लगाते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? मन लगाकर वो खेत में किस तरह श्रम नहीं करता है? उन्होंने कहा आप क्या काम नहीं करता मन लगाकर? फसल में लागत नहीं लगाता है? लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गाँव में खुले सांड की तरह घूमता है? और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन को बलि चढ़ा रहा है? दत्ताजी राव ने नाराजी से कहा कि किस प्रकार से तुम तो इधर उधर घूमते रहते हो और यहाँ पर इन बच्चों को खेत में काम में लगा देते हो। यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, और पिता भी तर्क देते थे कि वह पढ़ता नहीं है, खेत में काम नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, काम में जीने लगाता है। तो दत्ताजी राव ने कहा नहीं, और कहा कि मुझसे कहा सवेरे तू पाठशाला जाता रहो। उन्होंने कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और पूरी फीस दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए। उन्होंने कहा याद रखना कि साल तेरा बर्बाद ना हो, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। उन्होंने कहा यदि यह नहीं भेजेगा तो तुझे मेरे पास चला आना। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना। सुबह शाम हो घर का काम करना, खेती का काम करना और पाठशाला जाता रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे, मैं तुझे पढ़ाऊँगा।
इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। इसने कहा इसके पास ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, ये कुत्तों की तरह बर्ताव करता है, यानी कि उसके पिता को सुनाया। मैंने मना कब किया है जी, इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया है। फिर दत्ताजी राव से उसके पिता ने कहा कि इसको गलत आदतें पड़ गई थी, ये पढ़ता नहीं था, खेलता रहता था सारे दिन, काम नहीं करता था, इसलिए मुझे इसको अपनी आंखों के सामने रखता हूँ ताकि वह जवाब दे पाए दत्ताजी राव को कि क्या कहे। कैसी आदत है? उन्होंने कहा कैसी आदत है, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया और इस प्रकार से झूठी बातें उन्होंने, उनके पिता ने जड़ दी कि किसी प्रकार से दत्ताजी राव से बचा जाए। क्यों रे छोकरे? तो दत्ताजी राव ने भी क्या किया, सही है, नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, एक बार मैंने जो है खेल खेला था, दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, उनका पैसे तो सिनेमा तो मैंने देखा ही नहीं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उन्होंने कहा कि इसका माँ, मैंने गोबर बीना था, उसके बाद माँ से कंडे बनवाए थे, फिर बेचा था, फिर मैंने कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया और मैंने भी पिता की बात में बात मिला करके कहा अब यह सब बंद करो और सिर्फ पढ़ाई में मन लगाओ। और मैंने कहा कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ना पास नहीं हुआ है कभी, कभी ऐसा तो नहीं है कि तो फेल हो गया। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। मैंने कहा कि मैंने परीक्षा में कभी बैठा ही नहीं। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लगी। मैं उठ खड़ा हुआ और जी कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ? दत्ताजी राव ने पिताजी को ही डांटा। एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ? इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? बच्चा है, खेल लिया, सिनेमा देख आया, लेकिन तुम पढ़ना थोड़ी बंद कर दोगे उसका। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल सुबह। पिता ने भी कहा कि आप कहते हो तो मैं कल से इसको भेज दूंगा, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, देखता हूँ कि कुछ सुधार हो जाए इसमें। दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था और दादा ने यह बात मन मारकर कही थी, कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया और जैसे ही खाना खा रहे थे दादा ने मुझसे वचन लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना। मैंने कहा 11 बजे पाठशाला होती, 11 बजे तुझे जाना है, उससे पहले खेत में हाजिर हो जाना। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए तुझे, पानी खेत में लगना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना और खेत से ही सीधे पाठशाला जाना, कहीं बीच में मत रुकना। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना और जैसे ही तू आएगा खेत में बस्ता ले आना, वहीं से तू स्कूल जाएगा। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, समझे? मंजूर है ना? मैंने कहा यदि काम भी हुआ कभी खेतों में तो उस दिन जो है छुट्टी लेना देना स्कूल, तब तो मैं तुझे भेजता हूँ। मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार से लेखक को भेज दिया पढ़ने के लिए और लेखक खुशी खुशी से स्कूल जाने लगा। आगे अगले चलित छायाचित्र मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यहाँ तक पाठवाचन कथा वस्तु आपकी समझ में आ गई होगी और आप इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से आपको धन्यवाद।